1800s के भारत की कुछ अनोखी बातें जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, 18th सेंचुरी में जब दुनिया के ज्यादातर देश अभी भी बेसिक आर्टिलरी और कैनन्स यूज कर रहे थे, तब मैसूर के सुल्तान टीपू और उनके फादर हैदर अली ने रॉकेट को एक पावरफुल वेपन के रूप में डेवलप किया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैसूर के रॉकेट्स में आयरन केसिंग होती थी। उससे पहले दुनिया के रॉकेट्स ज्यादातर बैम्बू या पेपर ट्यूब से बनते थे जो ज्यादा पावरफुल नहीं होते थे, लेकिन टीपू सुल्तान के इंजीनियर ने आयरन सिलेंडर्स बनाए जिसमें गन पाउडर भरकर उसे बैम्बू शाफ्ट के साथ अटैच करते थे। आयरन केसिंग की वजह से रॉकेट ज्यादा प्रेशर होल्ड कर पाता और दूर तक जाता था। ये रेंज 2 किलोमीटर तक पहुंचती थी, जो उस वक्त एक बड़ी अचीवमेंट थी। इन रॉकेट्स को टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ एंग्लो मैसूर वॉर में यूज किया। 1799 में श्रीरंगापटना के वॉर के बाद जब टीपू सुल्तान की मौत हुई तो ब्रिटिश उनके काफी सारे रॉकेट्स अपने साथ इंग्लैंड ले गए। वहां से उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करके अपने रॉकेट्स बनाए जो बाद में ब्रिटिश आर्मी और नेवी ने यूज किया, और यही टेक्नोलॉजी आगे चलकर मॉडर्न मिसाइल्स का फाउंडेशन बनी। नंबर 2, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 में हुआ था। माना जाता है कि इसकी शुरुआत एक रूमर की वजह से हुई थी। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई। इस राइफल की कारतूस को बाइट करके खोलना पड़ता था, तब जाके उसे गन में डालकर फायर किया जा सकता था। रूमर ये फैला कि इन कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। हिंदू सिपाहियों के लिए ये गौ हत्या का पाप था और मुस्लिम सिपाहियों के लिए पिग हराम माना जाता था। मतलब दोनों धर्मों के लिए ये चीज बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि ब्रिटिश ने ऐसा जानबूझकर किया या नहीं, इसका कोई क्लियर सबूत नहीं है, लेकिन रूमर इतना तेजी से फैला कि सिपाही भड़क उठे। लोगों ने माना कि ये एक साजिश है उनकी धार्मिक आस्था को तोड़ने की। इसके बाद बैरकपुर और मेरठ के सिपाहियों ने ओपन रिवॉल्ट कर दिया। ये चिंगारी धीरे धीरे दिल्ली, कानपुर, झांसी और पूरे उत्तर भारत में फैल गई, और इसी को आज हम 1857 का महाविरोध कहते हैं। ब्रिटिश के लिए ये एक शौक था, क्योंकि एक सिंपल रूमर ने उनके खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता का एक महा आंदोलन खड़ा कर दिया। नंबर 3, 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश ने समझ लिया कि रेबल्स और आजादी के लिए लड़ने वालों को सिर्फ इंडिया के जेल्स में रखना असरदार नहीं होगा। उन्हें अलग दूर समुंदर के बीच एक ऐसे जगह भेजना होगा जहां से कोई भाग ही ना सके। इसीलिए अंडमान आइलैंड्स को एक जेल कॉलोनी बनाया गया। 1858 में पहले प्रिजनर्स को यहाँ भेजना शुरू किया गया और धीरे धीरे ये एक खौफनाक जेल बन गई, जिसे आज भी काला पानी के नाम से याद किया जाता है। सबसे अजीब बात ये थी कि काला पानी की सजा सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं बल्कि एक सोशल डेथ भी थी। उस वक्त की इंडियन सोसाइटी में समुद्र पार करना अपमान माना जाता था, क्योंकि वापस आने पर इंसान अपनी जाति और अपना सोशल स्टेटस खो देता था। अंडमान में कंडीशन इतनी बुरी थी कि प्रिजनर्स को जंगल काटना, सड़क बनाना और कठिन मजदूरी कराई जाती थी। उन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था और जो थोड़ा भी अगेंस्ट जाता उसे क्रूअल पनिशमेंट दी जाती थी। बहुत से लोग वहीं मर जाते थे। लोग कहते थे कि काला पानी का नाम सुनते ही शरीर कांप उठता था। ये सिर्फ जेल नहीं थी बल्कि एक जिंदा मौत थी। नंबर 4, लगभग 200 साल पहले भारत में एक ऐसा गैंग एक्टिव था जिसने ब्रिटिश लोगों को भी हिलाकर रख दिया था, जिन्हें ठग्स कहा जाता है। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो मोस्टली हाईवेज और जंगलों में एक्टिव थी। ये लोग खुद को आम ट्रैवलर्स की तरह दिखाते थे, जो लोगों के साथ चलने लगते, उनका ट्रस्ट जीत लेते और फिर रात के अंधेरे में उन्हें लूट कर मार देते थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये लोग अपनी किलिंग्स को एक रिलीजियस रिचुअल के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि वो माता को बलि दे रहे हैं
हैं और जितनी ज्यादा वो जान लेंगे उतना ही ज्यादा उन्हें पुण्य होगा। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के हिसाब से 18th से 19th सेंचुरी में ठग्स ने हजारों लोगों को मारा। ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। उनके लीडर्स होते थे, साथ ही उनके सिग्नल्स और सीक्रेट कोड्स भी थे। 1830s में सर विलियम हेनरी स्लीमन ने ठग्स के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन चलाई। उन्होंने इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया, कैप्चर्ड ठग्स को इन्फॉर्मर बनाया और धीरे धीरे उनके गैंग्स को पकड़कर एग्जीक्यूशन या जेल भेज दिया। इसके बाद धीरे धीरे ठगी कल्ट का एंड हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंग्लिश वर्ड ठग भी इसी से आया है, जिसका मतलब क्रिमिनल या वायलेंट पर्सन बन गया। नंबर 5, 1800s के शुरुआत में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने देखा कि कुछ कम्युनिटीज, खासकर राजस्थान में एक पुरानी प्रथा चल रही थी जिसे फीमेल इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। इस प्रथा में लड़की पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता था। इसके पीछे का रीजन सोशल और इकोनॉमिक था, लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने इसे नोटिस किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि रिकॉर्ड्स में ऐसा मेंशन मिलता है कि पूरे के पूरे गांव में एक भी लड़की नहीं बची थी। ये एक शॉकिंग रियलिटी थी। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली ने 1802 में इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कानून बनाए, जिसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड को मर्डर माना गया और इसमें पनिशमेंट फिक्स की गई। बाद में 1829 में लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा के खिलाफ भी कानून बनाया। इन दोनों को समाज सुधार के बड़े स्टेप्स माने जाते हैं। अजीब बात ये थी कि कानून के बावजूद ये प्रैक्टिस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स में 1830s से 1840s तक भी केसेस मिलते रहे, लेकिन धीरे धीरे रिफॉर्म्स, एजुकेशन और लॉ इन्फोर्समेंट की वजह से इस प्रथा को कम किया गया। नंबर 6, 1864 में ऑफिशियली ब्रिटिश इंडिया का समर कैपिटल शिमला को डिक्लेयर कर दिया गया था। इसकी वजह भारत में पड़ने वाली गर्मी थी। जब समर आता तो गवर्नर जनरल, आर्मी ऑफिसर्स और पूरे के पूरे गवर्नमेंट के दफ्तर शिमला शिफ्ट हो जाते थे, क्योंकि उनके लिए इतनी गर्मी में रहना आसान नहीं था। अजीब बात ये थी कि ये सिर्फ एक हॉलीडे ट्रिप नहीं होता था, बल्कि सारे सरकारी काम यहीं से चलते थे। शिमला के हिल रोड्स पर हॉर्स कैरियर्स में फाइल ले जाई जाती थी। शिमला उस टाइम एक हिल टाउन बन गया था। यहाँ ग्रैंड बिल्डिंग्स, चर्चेस, क्लब्स और थिएटर्स बनाए गए और धीरे धीरे शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स कहने लगे। नंबर 7, इंडियन पोस्ट ऑफिस का मॉडर्न सिस्टम 1854 में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश ने एक ऑर्गेनाइज्ड पोस्टल डिपार्टमेंट बनाया। इसके बाद पहली बार यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट फिक्स हुए और लोग आसानी से चिट्ठियां भेजने लगे। लेकिन उससे पहले इंडिया में कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था, जिसे डाक हरकरा कहा जाता है। ये एक ऐसा आदमी होता था जो गांव-गांव, जंगल-जंगल, पगडंडियों पर दौड़कर चिट्ठियां पहुंचाता था। अजीब बात ये थी कि उनके पैरों में घुंघरू बांधे जाते थे, ताकि जंगल में दौड़ते वक्त जानवर उनकी आवाज से दूर रहें। साथ ही दूर से सुनकर लोग समझ जाते कि कोई डाक हरकरा आ रहा है, इसीलिए वो चिट्ठी लेने को रेडी हो जाते। हैरानी की बात थी, एक आदमी एक लाठी और घुंघरू बांधकर रात दिन सफर करता था। उस वक्त एक चिट्ठी पहुंचाना लिटरली जान की बाजी लगाने जैसा काम था। 1854 के बाद जब पोस्टल डिपार्टमेंट प्रॉपरली बना, तभी डाक हरकरा का काम धीरे धीरे खत्म हुआ और उसकी जगह ऑर्गेनाइज्ड डाक सिस्टम और पोस्ट ऑफिस ने ले ली। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।